Welcome to the second session. In this session we will study more about GST. Okay, हम आगे देखेंगे. Lot of things we discussed about this, the differentiation between direct tax, okay, indirect tax. Yes, visible है सब ऑनलाइन वालों को? स्क्रीन विजिबल है ना? ओके ओके, Yes, sir. फाइन फाइन, बिकॉज आई कांट सी द स्क्रीन हियर. ठीक है, आपको विजिबल है? गुड, यस. सो लिसन, विल स्टडी अबाउट जीएसटी. एकदम बेसिक समझ में आ गया जीएसटी का? सब आ गए ना यहाँ पे फेस टू फेस? ओके, अब देखो एक सिंपल चेन देखते हैं. ओके, क्या चेन होती है? ऐसा नहीं है कि आप शॉप में गए गुड्स लेके आए, ऐसा नहीं है. उस शॉप में कहीं से गुड्स आते हैं. अब देखो, मैंने आपको क्या बोला कि मेरा वो एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट डेवलप कर रहा है कुछ हेल्दी फूड आइटम. नाउ ही इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट हेल्दी फूड आइटम, बट इट इज़ नॉट दैट इफ़ यू वांट टू परचेज, आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी लगी एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दैट फूड आइटम, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उसके यहाँ पे जाओगे एंड फूड आइटम परचेज करोगे. नो नो नो, ही इज़ द मैन्युफैक्चरर. ओके, you will not be, I mean he will not be accessible to you directly, and our aim is selling such, you know, thousands of packs, say lakhs of packs. अभी लाखों पैक्स तो हम नहीं बेच सकते ना बैठ के, इम्पॉसिबल है. उसका ऑफिस है यहाँ पे डेक्कन पे, कितने लाख लोग तो उसके ऑफिस में नहीं जा सकते साल में. इट्स डिफिकल्ट. फर्दर वी वांट टू मेक इट जोग्राफिकली अवेलेबल एट एनी लोकेशन इन इंडिया एंड अक्रॉस ग्लोब. इन शॉर्ट हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरर एक है, वी विल हैव टू अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम मैन्युफैक्चरर्स होंगे, बट वी विल अपॉइंट some distributors in Pune, some distributors in Goa, some distributors okay in Bihar, Uttarakhand, Jharkhand, okay, तमिलनाडु, कर्नाटका. मतलब स्टेट वाइज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होंगे, सिटी वाइज अलग होंगे. ओके, इफ़ वी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग देन वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होंगे. सो वील हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क. डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मतलब सपोज पुणे में वी अपॉइंट यू एज डिस्ट्रीब्यूटर, then you have to appoint someone who is retailer. लोग डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके तो माल नहीं खरीदेंगे. इन शॉर्ट एक ऐसी हायरार्की होगी चीज़ें बेचने में कि मैन्युफैक्चरर, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मे बी उसके नीचे रिटेलर्स, एंड फ्रॉम रिटेलर्स कंज्यूमर्स विल परचेज. सो हमने जो ये बॉटल परचेज की थी वो रिटेल शॉप से की थी. रिटेल शॉप ने जो परचेस की थी वो डिस्ट्रीब्यूटर से की थी. डिस्ट्रीब्यूटर ने जो की थी वो मैन्युफैक्चरर से की थी. गेटिंग द हायरार्की, गेटिंग द चेन. तो एक चेन होती है. तो इस चेन के थ्रू जीएसटी आता है गवर्नमेंट को, क्योंकि आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑल्सो सेलर, रिटेलर इज ऑल्सो सेलर. तो मेरा सवाल आपसे है कि एग्जैक्टली इन तीनों में से गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर ओनली? एक्चुअली ऑल ऑफ देम, बिकॉज आपने तो दिया रिटेलर को, आपका इंटरैक्शन हुआ रिटेलर से, रिटेलर का इंटरैक्शन हुआ डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर का इंटरैक्शन हुआ मैन्युफैक्चरर से. तो मैं क्या तीनों को सप्लायर बोल सकता हूँ? एक्चुअली ऑल थ्री आर सप्लायर इन जीएसटी एंड यू आर द एंड कंज्यूमर. आपके पॉकेट से गया है, आपके पॉकेट से उस चेन में पैसा गया है, उस चेन में से थोड़ा थोड़ा पैसा जाना चाहिए गवर्नमेंट को. तो ये मैं इसको एक टिपिकल चेन बोल रहा हूँ जीएसटी में. सो देखो कैसे होता है, एक इलस्ट्रेशन के साथ देखते हैं, देन आपको सब कुछ बताने में आसानी होगी अबाउट जीएसटी विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन. तो इस इलस्ट्रेशन में है मैन्युफैक्चर.
ओके, मैन्युफैक्चर को हम बोलेंगे अपने लैंग्वेज में ए, तो एक आसानी होगी डिस्कस करने में। मैन्युफैक्चर के बाद है डिस्ट्रीब्यूटर, इसको बोलते हैं बी, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो या होलसेलर बोल सकते हो। ओके, इसके बाद है रिटेलर या इसको आप शॉप बोल सकते हो। ये एक टिपिकली स्मॉलेस्ट चेन बोल रहा हूँ मैं आपको, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, चेन बढ़ती जा सकती है। ओके, इसको बोलेंगे सी, एंड फाइनली गुड्स जाएंगे कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर को बोलेंगे डी। समझ में आ गया सबको एक टिपिकल चेन? A will sell goods to B, B will sell goods to C, C will sell goods to D. या ठीक है ना फॉन्ट साइज वगैरह? A will sell goods to B, B will sell goods to C, C will get sold goods to sell goods to D. ओके, अब देखो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ goods, cost of goods for this A is just say 100 rupees. What is cost of goods to A? 100 rupees. He will like to earn profit, of course, so there will be some profit margin, उसको यहाँ पे लिखते हैं profit margin, उसका profit margin है 50, so his selling price is 150 to distributor. All of you are understanding? Okay, इस cost of goods में सब कुछ आ गया, transport cost, manufacturing cost, सब कुछ आ गया। Selling price is 150, government is saying wait, we want GST. So इसके ऊपर आएगा GST, which is say at 18%. अलग अलग परसेंटेजेस होते हैं GST में, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 18%, वो आता है कि नहीं 27, देख लो। Therefore सेल प्राइस इज 177। यहां तक ठीक है? अब देखो, गुड्स चले गए किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटर? 177. But I would like to add one thing here, excluding GST, cost of goods sold. Now tell me, I want excluding GST. Why? That I'll tell you as we go ahead. 150 excluding GST, isn't it? He will have his own profit. Say he wants to earn profit of 30. So what is selling price? 180. What is GST on this at 18%? 32.4. Okay, so what is selling price? Let's neglect this 0.4. Let's say, okay, चलो नहीं तो लिखते हैं, बाद में confusion नहीं होना चाहिए। 32.4. So what is selling price? 212.4। यहाँ तक समझ में आ गया? ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी क्यों लिया है ये आपको बताऊंगा। ओके, 5 मिनट में वो भी समझ में आएगा। सो सेलिंग प्राइसेस 212.4। अब मुझे बोलो रिटेलर के लिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग जीएसटी? 180। ओके, he wants to earn profit of 20, so 200, so यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आएगा। इस 236 को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। आगे इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, आगे जाके थिंक समथिंग एल्स, दिस इज कॉल्ड एज एमआरपी, एंड योर एमआरपी is always including all taxes, maximum retail price। तो आप अभी वो कंज्यूमर हो जिसके लिए MRP is
236. यू नेवर माइंड पेइंग दिस 236. आपने एमआरपी देखी 236 दिए, काम खत्म. आपका काम खत्म जब आपने 236 दिए. बट आपने जब 236 रुपीज दिए तो आपको इसका रियलाइजेशन होना चाहिए कि प्राइस इज 200 एंड टैक्स दैट इज जीएसटी इज 36. इसका आपको रियलाइजेशन होना चाहिए. करेक्ट. सो जीएसटी का फुल बर्डन इज ऑन होम. अब देखो कलेक्ट किससे हुआ? कलेक्ट हुआ एबीसी. अब आपको समझ में आएगा. देखो टैक्स एंगल से देखते क्या हुआ. एक यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं. टैक्सेशन का थोड़ा देखते हैं. टेल मी व्हाट इज जीएसटी कलेक्टेड बाय हिम फ्रॉम द अपोजिट पार्टी. मतलब ए ने कलेक्ट किया जीएसटी किससे? बी. बी ने किससे कलेक्ट किया? सी. सी ने किससे कलेक्ट किया? डी. चेन है ना. ए कलेक्टेड फ्रॉम बी, बी कलेक्टेड फ्रॉम सी, सी कलेक्टेड फ्रॉम डी. तो ये जीएसटी कलेक्टेड होता है ना, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स. क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स. ओके. आउटपुट टैक्स मुझे बोलो कितना है यहां पे? 27. ओके. ए ने बी से कितना कलेक्ट किया? 27. बी ने सी से कितना कलेक्ट किया? 32.4. सी ने डी से कितना कलेक्ट किया? 36. इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स. ओके. आज तक जो भी सीए इंटर का बंदा है, दे हैव फाउंड जीएसटी वेरी इजी. 40 में से उन्होंने एटलीस्ट 35 तो स्कोर किए इजीली. एंड दैट ट्रेडिशन शुड कंटिन्यू. ओके. I forgot to give you my introduction. Last 11 years I am teaching tax from 2009. मैं क्वालिफाई हुआ 11 में, बट मैं टैक्स सीखा हुआ 2009 से. दैट इज एट माई बीकॉम टीवाई बीकॉम आई स्टार्टेड टीचिंग टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ऐसा है वो सब. तो फाइनली आपको टैक्स तो समझने वाला है. दैट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट. बिकॉज क्या अभी मतलब ईच ईयर इवन ऑन एन एवरेज 3000 स्टूडेंट्स इफ यू सी, then 33,000 plus students I have taught. and वो सब मोस्टली क्वालिफाई भी हो गए. अभी थोड़ा तो आपके ऊपर डिपेंड है. ओके. तो फाइनली टैक्स तो समझ में वाला ही आपको आइडिया आ गया होगा. देखो 27, 32.4 एंड 36 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट? लेट मी एक्सप्लेन यू. This is the most critical aspect in any indirect tax. अब देखो एक सिंपल चीज समझो यहाँ पे, that who is the end consumer in this whole system? अपने एग्जाम्पल में who is end consumer? D. मतलब गवर्नमेंट को एक्चुअली स्पीकिंग बर्डन किसके ऊपर डालना है टैक्स का? D. ये लॉजिक तो समझ में आ गया. बर्डन तो फुल्ली D के ऊपर डालना है, बट बीच में बेचारे एबीसी आ गए. बर्डन डी के ऊपर क्यों डालना है? बिकॉज डी की क्षमता है कंज्यूम करने की, एंड दिस टैक्स इज ऑन कंजम्पशन. आ गया लॉजिक समझ में? टैक्स इज ऑन कंजम्पशन. ये इतना सब तो बेसिक याद रखोगे ना, तो बड़े बड़े केसेस भी पढ़ पाओगे. ये केसेस क्यों होते हैं? तो उस केसेस में जो अंडरलाइंग पॉइंट होता है वो बेसिक ही होता है. कुछ ना कुछ बेसिक के ऊपर डिबेट चालू होता है. ओके. अब देखो ये जो अपना ए है, ए हैज सपोज नॉट पेड टैक्स टू एनीवन. 1 मिनट के लिए यहाँ पे 0 लिखता हूँ. बट बी है ना, बी हैज पेड टैक्स टू ए. बी मस्ट हैव पेड हाउ मच टैक्स टू ए? 27. बी हैज, माइंड यू, बी हैज कलेक्टेड फ्रॉम सी 32.4, बट उसमें से ए को कितना पे किया? 27 पे किया है ए को. बट क्या बी फाइनल कंज्यूमर है? नहीं. तो बी को क्यों बर्डन चाहिए? तो गवर्नमेंट बोलेगी आपने जो 27 पे किया है वो आप माइनस करो. कहाँ से? आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है 32.4, उसमें से 27 यू माइनस,
and pay to government how much? Net payable to government how much? Net payable to government will be 5.4, बट ये जो बंदा है ये पे करेगा गवर्नमेंट को 27. अब देखो क्या हुआ, पासिंग द पार्सल इज हैपनिंग, टैक्स का पासिंग द पार्सल चालू है. ए ने बी को कितना पास किया? 27. बी ने सी को कितना पास किया? 32.4. ए ने बी को कितना पास किया? नहीं, ए ने बी को 27. सो इफ आई एम ए, आई कलेक्टेड फ्रॉम बी 27, आई पेड टू गवर्नमेंट 27. तो अभी गवर्नमेंट के खाते में कितना है? 27. इन गवर्नमेंट्स अकाउंट राइट नाउ देयर इज 27 rupees of GST because I paid it to government as A. Now think you are B. You collected how much from C? 32.4, but you already paid to A how much? 27. तो आपको गवर्नमेंट को नेट कितना देना चाहिए? 5.4. तो अभी गवर्नमेंट के पास कितना जमा है? 27 प्लस 5.4, 32.4 गवर्नमेंट के पास जमा हुआ अभी तक. समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट बोलेगी कि मुझे एंड कंज्यूमर पे ही बर्डन डालना है, लेकिन मुझे लास्ट स्टेज पे टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ मुझे हर स्टेज पे कलेक्ट करना है. तो अभी गुड्स किसके पास पहुंचे हैं? हाँ, सी के पास. एंड गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना पहुंचा है? 32.4. समझ में आ गया? चेन, स्टेप बाय स्टेप. गवर्नमेंट इज ऑल्सो कलेक्टिंग स्टेप बाय स्टेप. अब देखो ये जो है रिटेलर, उसने कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया? 36, बट उसने पहले स्टेज पे कितना पे किया है? 32.4. तो नेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 3.6. अब देखो, अब तीनों की टोटल ले लो एंड मुझे बोलो गवर्नमेंट को एंड में कितना पैसा मिला फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन? 36. टोटल अमाउंट collected by the government. Total amount collected by the government 36. Did you all understand? 36 is collected by government from whom? ABC. Burden किस पे आ गया? D. This is how it works. Okay? एक स्टेज ऐसी आएगी ना कि you will be able to explain these things to other students. जो आपके कलीग्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करोगे. ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर अभी आर्टिकलशिप चालू हो गई है एंड वी कुड एक्सप्लेन ऑल दिस कॉन्सेप्ट टू आवर कलीग्स. कुछ टेंशन नहीं, तो उस स्टेज पे जाना है एंड जाओगे भी आप. ओके, जो मैं सिखा रहा हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में आप अपने दोस्तों को सिखा सकते हो. सिंपल. 36 rupees is GST collected. Ishita and Roshni, Apurva, did you all understand? Am I? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो. So take this example if you have not yet taken this. So technical terms क्या है यहाँ पे? Output tax, GST collected. Input tax credit. Input tax credit का मतलब क्या होगा? Tax which is paid at the earlier stage. देखो B ने पे किया 27, सी ने पे किया 32.4, ए ने कुछ नहीं पे किया 0, एंड डी है एंड कंज्यूमर. तो डी कैन नॉट टेक आईटीसी. आपने कभी आईटीसी का सोचा है? एज अ कंज्यूमर आप क्यों सोचोगे आईटीसी का? यू आर नॉट सेलिंग दोज गुड्स फॉरवर्ड ना. तो फुल 236 रुपीज इज योर एक्सपेंस. आप अपने मम्मी पापा को क्या बोलोगे? मुझे बॉटल परचेस करनी है, उस बॉटल की एमआरपी है 236, मतलब अपना एक्सपेंस हो गया 236. आप ऐसा नहीं बोलोगे दैट डैडी गिव मी 200 रुपीज टुवर्ड्स बॉटल 36 फॉर जीएसटी. आप बोलोगे 236, काम खत्म. तो आपके डैडी को समझ में आ गया कि एक्सपेंडिचर इज 236, बिकॉज एंड कंज्यूमर के लिए आईटीसी नहीं होता है. एंड कंज्यूमर के लिए फुल अमाउंट इज एक्सपेंस.
करेक्ट. सो पुट फॉरवर्ड दिस इक्वेशन. एंड आपका एक जो डाउट था ना कि सर आप एक्सक्लूडिंग जीएसटी क्यों बोल रहे हो, एज सिंपल, बिकॉज जब मैं बी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, when I am distributor B, what will I think? I am giving 180 rupees, sorry, I am giving how much? Sorry, I am giving 177 rupees to A, but out of 177 मुझे 27 का मिलने वाला है सेट ऑफ. तो मैं प्राइस 177 क्यों पकड़ूं? तो मैं प्राइस क्या पकड़ूंगा? कॉस्ट 150. क्या हुआ, मैंने मेरे पॉकेट से दिए 177 ए को, बट मैं बी से कलेक्ट करने वाला हूं 32.4 एंड मैं सेट ऑफ लेने वाला हूं 27 का. इन शॉर्ट 27 विच आई हैव पेड टू ए इज इनडायरेक्टली रिफंडेड टू मी. तो मेरी नेट कॉस्ट क्या हो गई? मेरी नेट कॉस्ट हो गई 150. एग्जैक्टली मेरी नेट कॉस्ट हो गई 150. इसलिए मेरे कॉस्टिंग में, सपोज आई एम बी, व्हाई विल आई इंक्लूड जीएसटी इन माय कॉस्टिंग? गेटिंग इट? एकदम सिंपल है. अभी मेरा एक और क्लाइंट है, वो एक प्लांट एंड मशीन सेटअप करने वाला है, कुछ उसको मैन्युफैक्चर करना है, कुछ प्रोडक्ट. तो वो उस प्लांट एंड मशीन के लिए अमाउंट पे करने वाला है, सपोज 1 करोड़ प्लस 18% जीएसटी, 1 करोड़ 18 lakhs. तो कॉस्ट शीट में आई विल नॉट टेक 1 करोड़ 18 lakhs एज द कॉस्ट ऑफ द प्लांट. आई विल टेक ओनली 1 करोड़, बिकॉज उस 18 लाख का मुझे मिलेगा सेट ऑफ. सो जिस चीज का मुझे गवर्नमेंट से सेट ऑफ मिलेगा वो मैं मेरे कॉस्ट में नहीं लूंगा. आई विल नॉट टेक इट इन माई कॉस्ट. ओके. हाँ, बट अगर मैं जाके 4 व्हीलर परचेस करता हूँ जिसके जीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है, एंड जो 4 व्हीलर है 10 लाख प्लस 2,80,000 जीएसटी, देन आई विल टेक माई कॉस्ट एज 12,80,000. ये पॉइंट है. ओके. कोई मुझे उस पैसे का रिफंड देने वाला है तो मैं वो कॉस्ट में नहीं पकड़ूंगा. एज सिंपल एज दैट. दैट्स व्हाई आई टुक 150 फॉर बी एंड दैट्स व्हाई आई टुक 180 फॉर सी, even though C will pay to B 212.4. I will take cost only as 180. In short, I should take the costing for suppliers excluding GST. Because of that GST paid, I get ITC. IT मतलब input tax and C means credit. Credit मतलब मेरी एसेट बन जाती है. क्रेडिट मतलब मेरा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस. तो मेरे लिए क्रेडिट बन गया है, वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट बन गया है. मतलब इट्स एज गुड एज माई मनी लाइंग विथ गवर्नमेंट. उसका सेट ऑफ ले सकता हूँ. तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को इजी लैंग्वेज में मैं और एक बोल सकता हूँ, दैट इज सेट ऑफ. It is set off of tax paid at earlier stage. It is set off of tax paid at earlier stage. सबको क्लियर हो गया? Yes. ओके. तो आई ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन वन स्क्रीन. देखो तो विजिबल है ना? कंप्लीट इट. हाँ, those who are attending online, once you complete, please say D in the chat window. Done? This ABCD commonly could be ABC could be commonly called as what?
Exactly, this ABC could be commonly called as suppliers. Achha, Sakshi is saying done and even Sai is saying done. Achha, Riti is also saying done. Apurva is also saying done. Done मतलब स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया ना? ऐसा नहीं, यू शुड राइट इन नोटबुक. अभी मैं आपको आज ही सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आप सब तो ग्रुप में हो CA इंटर के, तो आई विल रैंडमली पिकअप एनी पर्सन एंड आस्क हिम टू शो मी नोटबुक फोटोज. ये सब ट्रिक्स मैं लगाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अमय को बोलूँगा दैट सेंड मी फोटो ऑफ योर नोटबुक, अपडेटेड नोटबुक. तो जस्ट एग्जाम्पल अमय, अब आज मत भेजना, 2-3 दिन के बाद मैं सरप्राइज चेक करूँगा. नहीं, ऑडिट करना काम है ना. डन. बाकी सब लोग टेक योर टाइम. 36 गवर्नमेंट हैज एंजॉयड 36 rupees. Whole burden is on consumer, but it is collected from this suppliers. क्या आसान है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को आसान है टू गो बिहाइंड thousands of consumers or to go behind few suppliers. That's why the mechanism is set like this. नहीं तो कितना डिफिकल्ट होता कि सिटी प्राइड में मूवी देखने के लिए आ गए आज के दिन में 1000 people. सो गो बिहाइंड 1000 people एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देम. उससे अच्छा क्या है? गो बिहाइंड वन सिटी प्राइड ओनर एंड यू कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देम. दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म इज सेट. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. फॉरवर्ड चार्ज मतलब वन हु गिव्स सप्लाई फ्रॉम देम कलेक्ट द टैक्स. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं. सो आज तक इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स की हिस्ट्री में देयर हैज बीन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इन 99.99% ऑफ द केसेस. कुछ लिमिटेड केसेस है जहां पे रिवर्स चार्ज होता है, मतलब उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज बोलते हैं, बैकवर्ड नहीं, रिवर्स. Yes, anyone wants me to wait? Write W in the chat window. Done? Shall we go ahead, all of you? Sure. So from this, what all characteristics or features of GST we can understand? फीचर्स बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, बट समझ में आना चाहिए कि व्हाट्स हैपनिंग इन जीएसटी. सो राइट डाउन, इट इज collected from suppliers. Okay, it is collected from suppliers, but the burden is on end consumers. Accepted? Hence, indirect tax it is consumption based tax. वो जो एंड कंज्यूमर है ना, उसने जैसे कंजम्पशन कम कर दिया
वैसे tax collection will go down. If he increases the consumption, tax collection will go up. So everything depends on consumption. So it is consumption based tax. Third point, set off is given of tax paid at earlier stage to the supplier. Okay, this is called as dash. What is this set off? ITC. Yes, it is called as, very good, input tax credit, ITC. Okay, for end consumer, that is a person who is not dealing in these goods, for end consumer, that is person who is not dealing in these goods, the price will be inclusive of GST. Okay, for suppliers, the cost will be amount paid for the goods less GST. Why? As he can claim ITC of GST paid at earlier stage. Did we understand till this stage? तो डायग्राम देख के देखो कितना आसान हो गया, बहुत चीजें समझाना. What else did we understand? With the help of this diagram, what else did we understand? Sorry? हाँ, मतलब वो तो ठीक है, वो तो ओके. एक बात लिख सकते हैं यहाँ पे, टैक्स कलेक्टेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल. टैक्स कलेक्टेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज सेल, is called as what? Output tax. Is called as output tax. Okay, and already हमने लिखा है कि the tax which is paid on purchase is input tax. No special explanation is needed for that. फर्दर एक दो पॉइंट्स जो और डिस्कस किए यहाँ पे कंसोलिडेट कर देते हैं. जीएसटी इज रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, say GST rate is 18%, then 9% shall be CGST and 9% shall be SGST. सब कुछ आपको पता है, वही लिखा है. यहाँ तक होने के बाद देखो एक अलग फीचर बताऊंगा जीएसटी का. half is of central government, half is of state government. Question is which state government?
ओके, फ्रॉम विच स्टेट वी परचेस इज सेइंग, एनी अदर पॉइंट? थोड़ा उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. यू ऑन द राइट ट्रैक बट वी हैव टू मॉडिफाई अ बिट. ओके, चलो एक ऐसा एज्यूम करते हैं दैट यू गो टू अ होटल विच इज इन पुणे. यहाँ पे होटल है नीचे. इफ यू गो टू दैट होटल एंड दे चार्ज यू 100 रुपीज बिल प्लस 2.5% CGST because 5% is GST on the hotel. So 2.5% CGST, 2.5% SGST. That SGST should go to which government? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट. You will say obvious, but यही सोचना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्यों जाएगा. अच्छा, बिकॉज होटल इज इन दैट स्टेट. थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए इस आंसर में. एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स इज प्लेस ऑफ कंजम्पशन. तो थोड़ा मॉडिफाई और करेंगे. व्हाट मैटर्स इज प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन विच स्टेट, दैट मैटर्स. देखो सुनने में आसान है बट आगे जाके इसके ऊपर फाइनल में डिस्कशन हुआ है, सीए फाइनल में, कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है. क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना दिखता है. अभी होटल की सर्विस ऑब्वियस थी, ओके, बट देयर आर मेनी अनऑब्वियस थिंग्स दैट कैन हैपन. जैसे कि आपने यहाँ बैठ के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑर्डर किए ऑन फ्लिपकार्ट एंड देन सप्लाई ऑफ दोज गुड्स इज इन गुजरात. फ्लिपकार्ट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. यू आर सिटिंग इन महाराष्ट्र. अब व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई. डोंट गो इनटू दिस आंसर बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कितने इसमें डेविएशंस हो सकते हैं. आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, वो राजस्थान में करना है, एंड यू हायर अ कंसल्टेंट इवेंट मैनेजर हु इज फ्रॉम महाराष्ट्र. नाउ दैट इवेंट मैनेजर फ्रॉम महाराष्ट्र गोज टू राजस्थान, डज ऑल द सेटिंग फॉर द वेडिंग, एंड देन गेस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड राजस्थान अटेंड द वेडिंग इन राजस्थान. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अलग अलग इसमें डेविएशंस है. समझ में आ गया. तो इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है. ओके, मैं बैंगलोर गया, वहाँ पे मॉल में गया, वहाँ से मोबाइल परचेस की, बट फॉर माई बिजनेस इन महाराष्ट्र. तो मतलब एग्जैक्टली ये सप्लाई कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये इसमें ये फाइनल में रखा गया है. ओके, सीए फाइनल में आपके पास प्लेस ऑफ सप्लाई you will study via the 4 sections which are kept in IGST Act. Okay, but अभी यहाँ पे बेसिक समझना है कि consumption matters as she said. जहाँ पे consumption हो रहा है उस स्टेट को मिलना चाहिए 50% पोर्शन ऑफ GST, है ना. हमेशा बैलेंस 50% सेंट्रल गवर्नमेंट. सबको समझ में आ गया? those who are watching online? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So right here GST is destination based tax. हमें पता है consumption based है and destination based भी है. GST is destination based tax. That is the state in which consumption takes place. That state will be entitled for 50% of the GST revenue. Did you understand? आगे जाके इसके एक्सट्रीम एग्जांपल्स दूंगा. ये पॉइंट समझाने के लिए कि डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों है. GST is destination based tax. That is the state in which consumption takes place. That state will be entitled for 50% of GST revenue. सोचो ठीक से. सोचो ठीक से सोचो. You go to Dubai
UAE, actually United Arab Emirates. In UAE, Dubai is one of the state. So from Dubai you purchase gold. It's famous for gold. So you purchase some gold jewelry there. And they have, so what they will charge? Will they charge Indian GST because you are Indian resident, or will they charge Dubai VAT? समझ में आ गया? They will charge you Dubai VAT because this any indirect tax is destination based tax. So they will charge you Dubai VAT. अभी देखो आगे देखो क्या होगा. Do you know when you are returning back to India, you will be refunded that VAT at the airport. एयरपोर्ट पे आपको VAT रिफंड किया जाता है. Why? उन्होंने लगाया वो VAT. ये assume करके you will consume in Dubai, but where are you going to consume? India. The only fact that you purchased in Dubai doesn't matter, but what matters is place of consumption. Consumption कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में होने वाला है. एंड आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है वहाँ का. टूरिस्ट वीज़ा है मतलब यू कैन नॉट स्टे देयर फॉर मोर देन सो एंड सो डेज. तो मुझे एक बोलो, तो फिर वैट लगाया है क्यों उन्होंने? एक कैच है उसमें, एक कैच है उसमें. वो कैच ये है कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, दुबई एयरपोर्ट, when I go to Dubai airport or any UAE's airport and show them my return ticket to India, then they will start processing my refund. And I should also show them that in my baggage I am carrying that gold bag. नहीं तो क्या हो सकता था? I could have purchased on my Indian tourist visa and sold there. तो ऐसा इलीगल नहीं होना चाहिए. I should actually be returning back to India. ये कंफर्म करना था. इसलिए पहले क्या किया, मैंने ₹1,00,000 का सोना लिया ना, तो 1 lakh plus 5%, I paid 1,05,000 to that shopkeeper. And on the airport, I had to show my return ticket, and I had to show that, see, I am carrying that gold back to India. They checked my baggage, and then they stamped, refund approved. Then they sent it to the Dubai or UAE government, and when I returned back to India, that 5,000 was credited in my account. This is actual transaction which I have seen, so I am telling you so confidently. Getting the point? क्योंकि consumption हुआ India में. Indian government is ready to charge import duty on that because I imported the goods, but Dubai government cannot charge the Dubai VAT. एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है वहाँ, तो नो क्वेश्चन. समझ में आ गया? ऐसा होता है. तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ना, तो जिस कंट्री में कंजम्पशन होगा दे वुड बी इंटरेस्टेड इन चार्जिंग टैक्स. गॉट इट? ये है. और एक क्या बोलना था मुझे, हाँ, सपोज मैंने दुबई के होटल में स्टे भी किया, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी दुबई वैट लगा. उसका रिफंड मिलेगा क्या? उसका नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट्स अ सर्विस विच आई कंज्यूम्ड इन दुबई. तो इससे और भी प्रूव हो जाता है कि जीएसटी, एनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. अब सेम वे में सोचो, कोई बांग्लादेश का रेसिडेंट इंडिया में आया ऑन टूरिस्ट वीजा एंड ही परचेसेस टेलीविजन फ्रॉम इंडिया. सो इन द इंडियन शॉप व्हाट विल ही पे? GST. Should he get refund of GST while going back to Bangladesh? Yes. उसी प्रकार से GST का भी क्या मिलता है? Refund to a foreign tourist who is returning back. Foreign tourist की definition वही है कि he should be holding a tourist visa in India, and at the airport he is given refund. समझ में? All watching online, did you understand what is happening, what is being discussed? Yes, sir. Yes. समझ में आ गया क्या होता है? Okay, so that's what we have to remember, that any indirect taxes
डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड, एंड जीएसटी इज नो एक्सेप्शन। ये भी डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ओके, इतने हद तक वो जाता है कि जब आप कहीं से गुड्स परचेस करते हो अलग कंट्री से, बट आपके कंट्री में रिटर्न आते हो, तो आपको वो इनडायरेक्ट टैक्स वहाँ का वापस मिल रहा है एंड योर कंट्री इज रेडी टू चार्ज यू। ओके, बट अपने कंट्री का इस केस में लॉ ऐसा है कि कुछ लिमिट तक आपको गोल्ड एग्जम्प्टेड है। गोल्ड इन द सेंस सम बैगेज इज एग्जम्प्टेड, कुछ चीज़ें आपके बैगेज में एग्जम्प्ट हो जाती है। तो वही फ़ायदा है कि ना वहाँ का टैक्स पड़ेगा ना यहाँ। इस केस में वो फ़ायदा है। समझ में आ गया? आपने यहाँ के गोल्ड शॉप में, ज्वेलरी शॉप में जाके परचेस किया तो इंडियन जीएसटी लगेगा 3% आई थिंक, ज़्यादा नहीं है ज्वेलरी पे। जस्ट चेक कितना है, वो चेंज होते रहता है। 1 से बढ़ के आई थिंक 3 हो गया है। चेक दैट कितना है वो बाद में देखो। बट पॉइंट ये है कि वहाँ का भी नहीं पे होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट प्रोविजन कि सम अमाउंट इज अलाउड ड्यूटी फ्री इन बैगेज। कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन दिया है उन्होंने, तो आप क्या भी कर सकते हो। बट एनीवेज उसके डिटेल में नहीं जाना है अभी, वो फाइनल में कस्टम्स। ओके, अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, डेस्टिनेशन बेस्ड। ओके, हाँ, नाउ इसके बाद आई विल टेल यू बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ। बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ मतलब, अब देखो कंपनी लॉ पढ़ोगे, इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ। मैं जब बोलता हूँ आपको तो आप पढ़ते हो लॉ। आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, ऐसा नहीं। आपको लॉ पढ़ना है। लॉ पढ़ना है मतलब एक होलिस्टिक व्यू लेना है। लॉ पढ़ना है मतलब सिर्फ एक्ट नहीं। ओके, ओनली एक्ट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, एक्ट मतलब क्या होता है? सपोज आई से दैट बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ इज 1 CGST एक्ट, CGST एक्ट 2017। तो सिर्फ एक्ट समझ के मुझे फुल लॉ समझ में आएगा? नहीं, बिकॉज एक्ट जो होता है ना, एक्ट का पहला स्टेज क्या होता है? बिल। बिल क्या होता है? बिल इज ड्राफ्टेड, प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, गिवन असेंट बाय द प्रेसिडेंट, देन वो बन जाता है एक्ट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्ट का पहला स्टेज बिल होता है। मतलब बिल ड्राफ्ट होता है इन द हाउसेज ऑफ, मतलब ड्राफ्ट होने के बाद डिस्कस होता है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। अब इतना सोचो, इन दैट हाउस ऑफ पार्लियामेंट do they have limited time or unlimited time? Of course they have limited time. So will they go in so much depth, or will they just govern the basic things? They will just govern basic things. And act में कुछ word लिखा होगा prescribe। मतलब देखो, just to give you an example, इस CGST एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट में लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी अ टैक्स। क्या होगा? देयर शैल बी अ सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब ये टैक्स कौन से चीज पे लगेगा? सप्लाई। ना ही मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, ना ही सेल पे लगेगा। कौन से चीज के ऊपर लगेगा? सप्लाई ऑफ goods or services or both at the rate as prescribed, at the rate as notified, at the rate as notified but not exceeding 20%। मेरा बोलने का भी मतलब देखो, ये क्यों बोल रहा हूँ सेंटेंस में आपको। You understand now that on supply of goods or services, on supply मतलब आपको समझ में आ गया, हाँ, कौन सा इवेंट होने के बाद ये टैक्स आएगा, कौन सा इवेंट? सप्लाई। सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स सर्विसेज। ओके, इतना आपको समझ में आ गया एक्ट में। बट एक्ट सफिशिएंट नहीं है।
सपोज सप्लाई ऑफ दिस गुड्स आर देयर, देन कितना परसेंट आएगा, ये तो एक्ट में बोला ही नहीं है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन, बिकॉज नोटिफिकेशन क्या बोला है सेक्शन 9 में कि एज नोटिफाइड बट नॉट एक्सीडिंग 20%। मतलब नोटिफिकेशन जो कोई बनाएगा उसको भी एक ऑर्डर दिया है दैट वॉट एवर परसेंटेज यू फिक्स दैट शुड नॉट एक्सीड 20, बट एग्जैक्ट कितना फिक्स करना है दैट इज द लुकआउट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो एज अ स्टूडेंट मेरा जीएसटी तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुझे नोटिफिकेशन समझ में ना आए। तो इन शॉर्ट, टू अंडरस्टैंड जीएसटी लॉ, इज इट सफिशिएंट टू रीड ओनली द एक्ट? एक्ट के साथ मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? नोटिफिकेशन। रोशनी, डिड यू अंडरस्टैंड? अपूर्वा, समझ में आ गया? सो बॉडी मतलब ना सोर्स ऑफ जीएसटी लॉ। तो जीएसटी समझ में आने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सीजीएसटी एक्ट, नॉट ओनली सीजीएसटी एक्ट, टू सम एक्सटेंट एसजीएसटी एक्ट, not only that, UTGST Act, UT is Union Territory, fourth IGST Act, fifth notifications, कौन इशू करेगा नोटिफिकेशंस? एज इशूड बाय गवर्नमेंट। सर्क्यूलर्स से पहले CGST रूल्स, सर्क्यूलर्स, ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब समझ लो बाकी चीजें क्या लिखी है। एक और एक्ट है यहाँ पे, वो एक्ट है जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। There are in total 9 things जो आपको समझने के बाद यू कैन से दैट हाँ जीएसटी लॉ आई हैव स्टडीड। पहले 5 है एनैक्टमेंट्स, दीज 5 आर एनैक्टमेंट्स, अलग अलग एक्ट्स, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट काफी नहीं है, सो एसजीएसटी, बिकॉज साइमल्टेनियसली एक ट्रांजैक्शन पे दोनों आएगा ना, CGST as well as SGST, that's why SGST as well। अगर आप यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करते हो तो along with CGST there will be UTGST, okay, I'll tell you what about IGST and this। नोटिफिकेशन तो समझ में आ गया। बहुत से चीजें एक्ट में नहीं लिखी होंगी, एक्ट में सिर्फ बोला होगा एज नोटिफाइड, तो कहाँ पे डिस्क्राइब की होंगी? नोटिफिकेशन। किसी भी आपको गुड्स या सर्विस का परसेंटेज एग्जैक्टली नो करना है जीएसटी का, यू हैव टू गो टू नोटिफिकेशन। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट, ठीक है। ओके, रूल्स क्यों चाहिए? अब एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म फिल करना है टू गिव सो एंड सो डिटेल्स? सो एक्ट में लिखा होगा एज प्रिस्क्राइब्ड। सो एक्ट में कहीं पे जहां जहां पे लिखा है
एज प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब कहाँ पे होगा? रूल्स। रूल्स फ्रेम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, सो CGST रूल्स मतलब इन द acts wording will be there. What wording? Wording will be there as prescribed. So as prescribed मतलब आपको क्या देखना है? रूल्स। सर्क्यूलर्स क्यों आते हैं? कभी कभी एक्ट के वर्डिंग्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि 2 या 3 टाइप्स के मीनिंग निकल के आते हैं। 2 या 3 टाइप्स के मीनिंग निकल के आते हैं, मतलब द स्टेटमेंट बिकम्स एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए गवर्निंग बॉडी ऑफ GST स्टेप्स इन। वो बोलते कि कंफ्यूजन है क्या, हम हटाते हैं कंफ्यूजन को बाय इशूइंग अ सर्क्यूलर। सो व्हाट हैपन्स वाया अ circular, ambiguity in interpretation of law is solved. ओके, एम्बिग्विटी होती है बहुत टाइम। लॉ ने ऐसा बोला था एक जगह पे दैट नो GST shall be chargeable if the amount of fees or the amount does not exceed 7,500. हो गया कंफ्यूजन चालू। इफ आई एम कलेक्टिंग 8,000 देन पहले 7,500 पे टैक्स नहीं लगना चाहिए और फुल 8,000 शुड बी टैक्स। आ गया कंफ्यूजन। एंड जब तक सर्कुलर नहीं आया था तब तक स्टूडेंट्स को दोनों सिखाना पड़ता था कि ओके चार्ज ओनली ऑन 500 बट राइट अ नोट बिलो दैट अदर इंटरप्रिटेशन इज दैट वी कुड हैव टैक्स्ड ऑन फुल 8,000 ऑल्सो। दैट इज अदर इंटरप्रिटेशन पॉसिबल। बट सर्कुलर आ गया, उसने बोला दैट इट इज मैंडेटरी टू टैक्स ऑन एंटायर अमाउंट। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट नोटिफिकेशन। ऐसा सर्कुलर ने बोला, तो अब वो कंफ्यूजन हट गया। गेटिंग इट? सो व्हाट इज द रोल ऑफ एनी सर्कुलर? सर्कुलर विल डू अवे विद द एग्जिस्टिंग कंफ्यूजन इफ एनी। वो सर्कुलर का काम होता है। एंड ये आप जो अभी वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, सर्कुलर, रूल्स, नोटिफिकेशन, ये आपके कंपनी लॉ एंड बाकी लॉज में भी कॉमन आपको समझ में आएगा कि इन इंडिया नथिंग कैन हैपन ओनली विद हेल्प ऑफ एक्ट। एक्ट एक बन जाता है, उसके बाद एक्चुअल काम चालू होता है। तो एक्चुअली आप CGST एक्ट देखोगे तो उसमें 174 सेक्शंस है। ओनली 174 सेक्शंस आर देयर इन दिस CGST एक्ट। तो इतना सा बुक बन जाता है सिर्फ। बट GST लॉ देखोगे तो इट कैनॉट इवन बी एकोमोडेटेड हियर। तो उससे बड़ा है। तो इतना बड़ा क्यों बना? ओके, तो योर क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज इन योर सिलेबस? इन योर सिलेबस यू हैव CGST एक्ट फ्यू प्रोविजंस, सिर्फ 40 मार्क्स के लिए ना। सो यू हैव फ्यू प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट। ओके, नथिंग ऑफ दिस, नो, ये है ही नहीं। सो आई जस्ट पुट अ क्रॉस, ये है ही नहीं आपके सिलेबस में। UTGST एक्ट भी नहीं। इट्स ओके इवन इफ यू डोंट स्टडी दैट सेपरेटली। IGST एक्ट अगेन वेरी फ्यू प्रोविजंस, वेरी फ्यू प्रोविजंस। ये अभी नहीं है सिलेबस में। मैं ऑफकोर्स इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, फाइनल का बाद में देखो। वेरी फ्यू रूल्स, मतलब सिलेक्टेड, बहुत ही। ओके, सर्कुलर्स
very few. And judgments क्रॉस डाल दो भी चलेगा अभी के. That is the status of the things in your syllabus. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? प्रज्ञा, गुड गुड. ओके, अब देखो ये हो गया ना सबका डन राइटिंग दिस. ओके, सो कैन आई से charge of GST is on dash event. Charge of GST is on which event? कौन सा event? Supply. Charge of GST is on supply. Now understand, there are two types of supplies. Intrastate, क्या हो सकता है? Intrastate supply एक, एंड सेकेंड इंटरस्टेट सप्लाई. अब देखो इंट्रास्टेट सप्लाई पे देयर शाल बी चार्ज ऑफ CGST प्लस SGST. ओके, अब एग्जैक्टली इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई विद इन स्टेट? तो यहाँ पे थोड़ा मैं टर्मिनोलॉजिकली जाऊँ तो यहाँ पे है ऐसे, इंट्रास्टेट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई वेयर लोकेशन, whose location of supplier as well as place of supply is in same state. Location of supply as well as place of supply is in same state. Illustration, location of supplier and place of supply. ये बहुत सिंपल हो जाएगा. लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा? CGST प्लस SGST बिकॉज इट इज इंट्रास्टेट. गुजरात, नो चैलेंज, समझ में आ गया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई? ऑफ कोर्स ये प्लेस ऑफ सप्लाई आपको समझ में आएगा एट फाइनल लेवल एग्जैक्टली. लोकेशन ऑफ सप्लाई मतलब कहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पसेस ऑफ GST. Okay, listen carefully. Listen carefully. For intrastate supply within union territory, आपको पता है यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? For intrastate supplies within union territory,
देयर शैल बी चार्ज ऑफ CGST, वो कंटिन्यू रहेगा, प्लस UTGST. SGST will get replaced by UTGST. सो अगर मैं सेम इलस्ट्रेशन के साथ जाऊं, ओके, बट उसके पहले एक आपको पॉइंट बताता हूं. दैट पॉइंट इज इन स्टेट्स ऑफ, सॉरी, इन यूटीज ऑफ, इन UTs, Union Territories of Delhi, okay, in Union Territories of Delhi एक है, and पता है ना कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज? लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली. You find out on Google also, in the book also. Fine. So Delhi and Puducherry, yes, Puducherry as well, Pondicherry. Now it is Puducherry. In UTs of Delhi and Puducherry, there is a state legislature, and hence there shall continue to be charged CGST plus SGST. ये दो UTs, यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्शन है, उसमें UTGST नहीं आएगा, उसमें SGST कंटिन्यू होगा. So in Union Territories of Delhi and Puducherry, there is a state legislature, and hence there shall continue to be charged CGST plus SGST. अब देखो, सपोज चंडीगढ़ क्या चार्ज होगा? चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है. यस, चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली और पंजाब के बीच में है. CGST प्लस UTGST, उसमें चार्ज होगा CGST प्लस UTGST. तो एक्चुअली जब मैं चंडीगढ़ गया था तो वहाँ पे होटल में खाना खाया, देयर वाज CGST प्लस UTGST. आई हैड केप्ट दैट बिल ऑल्सो, बट उसका अभी क्या बोलते प्रिंट चला गया. आई शुड हैव टेकन आउट फोटो ऑफ दैट, बट यू कैन चेक, देयर विल बी CGST प्लस UTGST. Daman and Diu is location of supply, place of supply is also Daman and Diu. CGST plus UTGST. Got the point? दिल्ली क्या होगा? CGST plus SGST होगा. Those who are watching online, did you understand? I could not listen to your voice. Yes. And Puducherry. CGST plus SGST. Very good. CGST plus SGST. समझ में आ गया? क्या हुआ है ना, लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट. तो क्या होता है, सपोज मैं महाराष्ट्र में हूँ एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र. सपोज आई एम टेकिंग योर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस. अभी ICAI विल नॉट चार्ज यू GST. वो अलग रीजन है, बिकॉज ICAI itself is giving you degree. So this is not like a private coaching. Okay, this is like the body which is going to give you degree is only giving you education. इसलिए यहाँ पे GST नहीं है. But assume you would have joined a private class with me. Okay, तो यहाँ पे transaction अलग है. I am giving service to ICAI. ICAI is giving you service. I am not giving you service. I might be teaching you
but I am not giving you service because you have not paid me fees. Who will pay me fees is ICA. You will pay to ICA. ICA will pay to me. तो पॉइंट ये है कि अब ऐसा एज्यूम करो कि आपने मेरे साथ प्राइवेट कोचिंग लगाया है एंड देयर इज सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू डिग्री, ICA विल गिव यू डिग्री, सो जीएसटी एप्लीकेबल होता है यहाँ पे. तो उस केस में सपोज लोकेशन ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो महाराष्ट्र, तो आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. तो मैं जब सपोज 30,000 जीएसटी पे करूंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो उसमें से 15 चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड 15 विल बी विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. समझ में? एकदम इजी है. बट प्रॉब्लम कब आएगा? व्हेन आई विल गिव इंटरस्टेट सप्लाई. व्हेन आई विल गिव इंटरस्टेट सप्लाई, देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन? सपोज मैंने इंटरस्टेट सप्लाई दिया कर्नाटका में, बट मैं कहाँ पे हूँ? महाराष्ट्र में. 50% जीएसटी किसको जाना चाहिए? CGST. बैलेंस 50%, बैलेंस 50% कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट. बट मैं क्या रजिस्टर्ड हूँ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के साथ? नहीं. इसलिए मुझसे टैक्स कलेक्ट कौन सा होगा? IGST. और जाएगा किसके पास? 100% जाएगा पहले सेंटर के पास. सेंटर खुद के पास रखेगा हाफ देगा कर्नाटका गवर्नमेंट को. सप्लायर कहाँ का था? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा क्या? नहीं. डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी. नहीं, IGST से काय होणार नहीं. IGST of 30,000 will be collected by central government. उसमें से ही डिवीजन हुआ. 50 was kept with center, 50 was given to कर्नाटका गवर्नमेंट. तो इस केस में C+S कलेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं कर्नाटका में रजिस्टर्ड हूँ ही नहीं, मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी के लिए. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 100% देके फायदा है ही नहीं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल हैव टू ट्रांसफर टू कर्नाटका गवर्नमेंट. इसके लिए क्या बोला है? डोंट गिव CGST प्लस HGST, गिव IGST. सो इट विल बी इजी फॉर देम टू गिव 50% टू कर्नाटका गवर्नमेंट. अगर मैं SGST ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट में 50% डिपॉजिट करूँगा तो वो गलत होगा, बिकॉज आई हैव गिवन अ सप्लाई इन कर्नाटका. तो जाना चाहिए कर्नाटका गवर्नमेंट को. बट कर्नाटका गवर्नमेंट का अकाउंट का एक्सेस मेरे पास है नहीं, तो आई विल डिपॉजिट इन अकाउंट कॉल्ड एज IGST. उसमें से 50% सेंटर, 50% कर्नाटका. इन शॉर्ट, इसके लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई. डिड यू ऑल understand what is interstate supply? So what should be the in GST terminologies, how we should define interstate supply? It is that supply where what? Location of supplier and place of supply is in different states/UTs, or in a state and a UT. Means I'll give you example. I'll give you all possible examples. जो ऑनलाइन देख रहे हैं समझ में आया क्या? You are also part of this class, so keep on answering. अच्छा. अब देखो एग्जाम्पल इसके. लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात. तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? IGST. लोकेशन ऑफ सप्लायर
चंडीगढ़, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, IGST. लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़. समझ में आ गया? इन अ स्टेट एंड अ यूटी और वन स्टेट एंड वन यूटी. इंटर हो गया ना, when it becomes inter there will be charge of IGST. So just write here note, such IGST is collected by central government, comma 50% of it is transferred as share of center and balance 50% is transferred as share of that revenue as share of revenue of that state where the place of supply is. समझ में आ गया? सिंपल इनफ. Got it? A to Z जो भी आज पढ़ा. Yes, sir. Yes. So once you complete this you can close the books. बस अभी आप 10 मिनट में रिवाइज करेंगे ऑफ फुल वट एवर वी डिड इन द डे. एंड ये आपको डेली देखना है कि हाँ डेली आपको पूछना है आज का क्या वैल्यू एडिशन हुआ. ओके ये डेली पूछना है, रिवाइज करते रहे. यू डिडंट राइट, ओके तो मैं जस्ट स्क्रॉल अप करता हूँ. क्या क्या लिखना बाकी है. एंड 2-3 दिन में एक बार मैं आपको एक्सेल शीट सेंड करते रहूँगा. करेक्ट? सो यू विल ऑलवेज कीप ऑन गेटिंग दिस अपडेटेड एक्सेल शीट. तो यूजुअली क्या होता है वाइट बोर्ड वाला इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है. दिस स्टेज विथ अस. चलो एनीवन वांट्स मी टू स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन लेट मी नो. अप. चलो आगे जाएंगे. नाही सेल्फी नाही काढत त्याच्यात. हु इज अटेंडिंग त्याची लिस्ट जरा सांगितली मला. दॅट आय एम टेकिंग. तुम्हाला वाटेल व्हॉट इज गोइंग. ठीक आहे. काढायचं आहे ॲक्च्युली.
जस्ट टू हे की बॅच चालू झाली. चलो विल रिवाइज. All online students also ready for the revision Yes. for 10 minutes. Yes, sir. So I'll keep on asking you question, maybe one sentence, one word question. You answer them. They will be from the all both the sessions. Okay. So the financial year in which income is earned is called as previous year. Okay. The year succeeding to previous year, assessment year. Assessment year. Correct. In the assessment year, what happens? Tax is assessed. Okay, total income, the taxes payable, Payable and paid tax paid. they are assessed for the PY. Correct. Balance, if any, is paid in the form of self-assessment tax. Okay. The tax for the PY paid in the PY is called as tax for the previous year, which you pay in the previous year itself. Advance tax. Yes, very good. Advance tax, TDS. Correct. So these all, this is also called as, these together is called as prepaid taxes. Okay, they are prepaid taxes. So if any extra tax you prepay, then in the assessment year exact income tax is calculated and you are given refund. What is that document called as, with the help of which you declare this income earned, taxes payable, taxes paid? It is called as income tax return. Correct. It is called as income tax return. So this all we discussed, this small portion, this we discussed is of direct tax. The weightage of this direct tax, that is income tax, in a syllabus is 60 marks. Correct. So at this juncture we have kept income tax aside and we have discussed to focus first on indirect tax, and basically that is GST, of which the weightage is 40 marks. So what are the basic features of GST? It is destination based, consumption based indirect tax. Correct. And GST follows dual model. Dual model, did we write that? So somewhere write GST follows dual model, DUAL. GST follows dual model. GST follows dual model, DUAL. GST follows dual model. Okay. Dual model means 50% is revenue of central government, 50% is revenue of state government. Yes, that state where place of supply belongs to. Okay, so in short, what is the taxable event in GST? Supply. Supply is the taxable event in GST. On intra-state supply, there will be charge of CGST plus. Intra-state supply usually, that is within the state. So CGST plus SGST. Yes, but if this happens, this intra-state supply happens in a union territory. Yes, then CGST plus UTGST. But exceptionally, there are two union territories, Delhi and Puducherry. In these two union territories, CGST plus SGST. Perfect, perfect. Yes. Interstate supply. Interstate, IGST. So many students feel that interstate means it will be central government's revenue. It is not like that. For time being, it is collected by central government. Then it is apportioned between half for center, half for that state of which where there is a place of supplies. Correct. And then you also understood the system of input tax credit. What is the meaning of input tax credit? Meaning the tax which is paid on purchases, or the tax which is paid on inwards. Okay, purchase of those goods or services
which are to be used in business. Of that tax you get set off. Okay. Tax which is paid on purchase of what? Goods or availment of services, but such goods or services which will be used in the business. Okay, na? Otherwise, so it will become my consumption. It should not be my consumption. It should be such good services which are used in my business. Of that, on that, whatever tax is paid, that is called as input tax. Of that input tax, I am getting credit, and my net GST payable to government becomes output tax minus input tax credit. Okay, and why this whole mechanism of indirect tax? I mean, why this whole mechanism is called as indirect tax? Because the final burden is on end consumer, but it is collected from suppliers. And we have proved that supplier from his pocket will not pay any amount. Whole burden is shifted on the consumer. Correct? So, do you have any doubts? Did you understand all the things? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. And what about other participants? Two of you are saying yes. What about others? Yes, sir. Yes. Very good. Very good. So, shall we end today's session? Okay. So, see you tomorrow at not 11, not 11:30, 9, 9:30, 9:30 to 11 this GST, and again 11:30 to 1 GST. Fine. Chalo. Bye bye.